नमस्कार साथियों। व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे मैं राम जी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं आज एक और नए प्रयास के साथ, एक और नए विश्लेषणात्मक विषय वस्तु के साथ। और आज का टॉपिक है भारत की अंतरिक्ष शक्ति क्रांति। विगत घंटों से जो हमारे क्या नाम है, शुभांशु शुक्ला जी, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जहां उन्होंने अपना पग धरा और फिर वहां से फिर दरअसल बहुत सारी चीजें उभर कर आ रही है। तो ये जानना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है कि भारत की जो एक उड़ान है विशेष तौर पे अंतरिक्ष की दिशा में, उसके क्या आयाम हैं और विगत वर्षों में हमने क्या क्या एक दरअसल आप ये कह सकते हो कि उपलब्धि हासिल की है। उन तमाम चीजों को, उन तमाम पहलुओं को आज देखने का प्रयास करेंगे। जब भी इस प्रकार की कोई भी विषय वस्तु या कोई भी ऐसी टॉपिक जब बहुत ज्यादा न्यूज में हो, तो उसके वर्तमान के साथ साथ भविष्य के साथ साथ जो इतिहास है, जो क्रमिक विकास है, उसको भी एक तरीके से देखने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि यदि सवाल आएगा तो ये सवाल नहीं आएगा जो वर्तमान समय में आप न्यूज में या फिर कह ले सोशल मीडिया में देख रहे हैं। निसंदेह यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखे जाने वाली जो एक नजरिया है वो अलग होता है। और जब भी हम इस नज़रिए की बात करते हैं तो निसंदेह ये एक बहुत ही व्यापक नज़रिया होता है। इन द सेंस कि आपको बहुत सी चीज़ें समझनी होती है, आर्थिक पर्सपेक्टिव से, सामाजिक पर्सपेक्टिव से, और भी अन्य जो पर्सपेक्टिव बनते हैं संभवतः इन तमाम पहलू को इन तमाम पहलुओं के आधार पर उसे देखना पड़ता है। बहरहाल तो टॉपिक है भारत की अंतरिक्ष शक्ति क्रांति। इस टॉपिक को जिस सवाल के माध्यम से देखेंगे वो सवाल कुछ इस प्रकार से होगा कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित मुद्दे एवं अपनी क्षमता को प्रबल करने के पीछे का वजह। निसंदेह आप एक तौर पे मतलब एक लहजे में समझना चाहें तो आज हम ये देखेंगे कि जो भारत की अंतरिक्ष क्रांति रही, इस क्रांति के पीछे का क्या वजह रहा और वर्तमान दौर में आने वाले भविष्य के आधार पे, माफ कीजिएगा, अभी वर्तमान के आधार पे आने वाले भविष्य में हम कहाँ अपने आप को पाएंगे। इन तमाम पहलुओं को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। और चूंकि ये साइंस और टेक्नोलॉजी से ये जुड़ता है, तो आप जीएस पेपर 3 और 2 से जोड़कर आप देख सकते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था खंड भी जुड़ेगा। ये कभी कई दफा ना कि बहुत ज्यादा ये करता है। बहरहाल तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि भारत की जो अंतरिक्ष क्षेत्र रही, इससे संबंधित प्रमुख प्रयास क्या रहे। इन तमाम चीजों को समझने से पहले निसंदेह आज जो ये आपने देखा भी होगा कि जो हमारे शुभांशु शुक्ला जी हैं, उन्होंने कई वीडियोज भी रिलीज किया है, जिसमें निसंदेह जब हम भारतीय होने के नाते देखते हैं, सुनते हैं, तो निसंदेह हमारा जो सीना है वो गौरव से चौड़ा हो जाता है। बहरहाल लेकिन इन तमाम भावनाओं के पीछे की वजह समझना अत्यावश्यक है, क्योंकि यूपीएससी के सवाल आपके भावनाओं पे नहीं बनेंगे, बल्कि उसके पीछे का जो एक संभवतः प्रयास है, जो इतिहास है और जो भविष्य है, जो वर्तमान है, उस पर बनेगा। मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ इस मक्खी से, क्योंकि और ये मैं देख पा रहा कि जब भी मैं ये शुरू करता हूँ ना, तो कोई ऐसी कीड़ा शायद लाइट की वजह से आता होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे टेबल लाइट ऑन करता हूँ ताकि रोशनी प्रॉपर आ पाए। आई थिंक उसके वजह से आती है, कोई बात नहीं, ये भी अपना ही स्पेसिस का एक तरीके से हुआ। बहरहाल तो आइए बिना देर के ये समझने का प्रयास करते हैं कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में कैसे मजबूत बन रहा। मैं इस हेडलाइन को मैं कुछ ही प्रकार कहूंगा कि वर्तमान दौर में भारत ने कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की, जिसके माध्यम से हम इस बात को समझ पाएंगे कि हाँ, अब हमारी स्थिति मजबूत हुई या फिर मजबूत प्रतीत हो रही। तो इन तमाम प्रयासों में सबसे पहली बात कही जाती है स्पेस स्टेशन का निर्माण। आपको पता होगा साथियों कि हमारा जो भारत है उसका लक्ष्य है कि 2031 तक हम दरअसल अपने जो ये है स्पेस स्टेशन है वो अपना बनाए। आपको पता होगा अभी अमेरिका का, यूरोपीय यूनियन का, चाइना का, इन लोगों का दरअसल ये है, रशिया का, ये अपना एक तरीके से वहाँ स्पेस स्टेशन है। भारत का अपना नहीं है। 2031 तक हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य के प्राप्ति हेतु जो शुभांशु शुक्ला जी हैं उनको भेजा गया है। हालांकि इनके 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 मतलब ये भेजे जाने के पीछे की बहुत सारे वजह हैं। जैसे आपको पता होगा कि शुक्रयान प्रथम जो अभियान है वो भी हम आने वाले समय में लॉन्च करने वाले हैं। अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता चला है, पर हाँ ऐसी बात कही जा रही है कि आने वाले 2 साल के इर्द हम इस जो शुक्रयान मिशन है उसको हम ये करेंगे। इसी क्रम में चूंकि अगर आप कहीं जाने वाले होते हैं और कोई व्यक्ति वहां पहले से जा रहा, तो अगर घूरकर आ जाए, वहां से अगर सफर करके एक बार आ जाए, तो निश्चित बहुत सारी जो आपकी एक अनुभव है वो काम आएगा।
क्योंकि अभी भारत के प्रयास ये है कि हम जो वैश्विक जो अंतरिक्ष स्पेस एजेंसियां हैं उनके माध्यम से अपने जो भी प्रयास है उनको आगे बढ़ाएं। 2030 के बाद 2031, 35, 36, 37, 40 तक की जो भी आपने अगर उनके बारे में देखा होगा तो उसमें भारत के जो स्पेस एजेंसी है इसरो, दरअसल उनका ये प्रयास ये है कि हम इंडिजिनस तरीके से आगे बढ़े। जैसे अभी मैं आप बता दूं, अभी चंद्रमा के ऊपर हमने अपना जो डार्केस्ट साइड है, साउथ पोल है, उस पर ये रखा है ना, अपना कदम रखा इन द सेंस ऑफ कंट्री। हमारी जो सैटेलाइट है, आई मीन जो भी रोबोट है वहां उतरा। इसमें आप देखेंगे तो पूर्णतः ये इंडिजिनस नहीं था। मैं इसके ऊपर ये नहीं कर रहा कि ये है वो है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से, हालांकि एक मैं इन तमाम पहलुओं के बीच में एक बात बता दूं कि आज कोई एक ऐसा स्पेस एजेंसी नहीं है जो 100% स्वावलंबी है, विशेष तौर पे अंतरिक्ष के कार्यक्रम के संदर्भ में। अमेरिका का आप नासा देख लें, या फिर यूरोपीय एजेंसी का जो ये है वो देख ले, फिर जाक्सा जापान का वो देख ले, या फिर चाइना का देख ले। तमाम एजेंसियों की एक कहीं ना कहीं एक ग्रुप है, उस ग्रुप के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास किया जाता है। आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि जिस पृथ्वी पर एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हैं रसिया और चाइना, माफ कीजिएगा रसिया और क्या नाम है अमेरिका, 1998-90 के लेट 90s में जो पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया, उन दोनों ने मिलकर बनाया। ऐसी बात कही जाती है कि $160 बिलियन अब तक का पृथ्वी पर, तो मतलब क्या ही कहा जाए, पृथ्वी पर तो भाई नहीं, ब्रह्मांड में जो मानव के द्वारा यूं कहें तो बनाया गया सबसे महंगी चीज वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो $160 बिलियन, $160 बिलियन आप सोच सकते हैं। अभी भारत $5 बिलियन, दरअसल सॉरी ये तो ट्रिलियन की बात हो गई ना, बहरहाल तो ये बातें रही। मैं ये कहना चाह रहा कि अभी वर्तमान दौर में भारत के मतलब भारत जो जिस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहा, कहने की कोऑर्डिनेशन वे में है ना, समायोजित तरीके से कि आप भी मेरे साथ आ जाओ, आप भी मेरे साथ आ जाओ, आप भी मेरे साथ आ जाओ। लेकिन जब आप 30 से 40 के बीच की, जैसे आपको मैं बता दूं, हर जो एजेंसी है, आप इसरो की बात कर ले, नासा की बात कर ले, जाक्सा की बात कर ले, जो भी यूरोपियन यूनियन उनकी बात कर ले, उनकी एक टाइमलाइन होती है कि आने वाले 50 साल, 20 साल, 10 साल में क्या करना है। जैसे भारत का भी 2027 में ये करना है, 2031 में अपना जो स्पेस स्टेशन है उसको बनाना है। तो इसी क्रम में आगे की जो बातें हैं वो निर्धारित की जाती है। 2030-31 के बाद भारत की जो एक नीति रही उसमें एक बात परिलक्षित होता है, एक बात झलकता है, वही इस बात को लेकर कि भारत कहीं ना कहीं इन तमाम क्षेत्रों में स्वावलंबी तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। और निस्संदेह ये हमारे देश के लिए, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, विशेष तौर पे हमारे कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इस जरूरी के साथ आगे बढ़ते और सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते कि भारत का जो अंतरिक्ष क्षेत्र है वो कैसे मजबूत बन रहा है। इसी क्रम में हमने पहली बात कहा कि कहीं ना कहीं हमारा जो स्पेस स्टेशन का निर्माण है उसके हम प्रयासरत हैं। और एक शब्द होता है संभवतः मैं नोट नहीं किया पर मुझे ध्यान में है, एस्पेडेक्स। आपको पता होगा भारत की एक नीति रणनीति जो भी आप कह लें, एस्पेडेक्स कहने का आशय ये होता है ना कि जो अंतरिक्ष में डॉकिंग होती है, पता नहीं आप मैं समझा पाऊंगा या नहीं, क्योंकि अगर मैं विजुअलाइजेशन के तरीके से बता पाता तो निस्संदेह ये चीजें बेहतर हो पाती। बहरहाल तो जो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है वो भारत अभी कर रहा है। मान लीजिए जैसे अभी आपको पता होगा कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और जो एक्सियम 4 गया वो जिस तरीके से जुड़ेगा, फिर 1 घंटे तकरीबन 14 मिनट के आसपास लगे थे, 1 घंटे 55 मिनट लगा था एग्जैक्टली उस चीज को मैनेज करने में। तो ये प्रोसेस दरअसल जो ये है ना डॉकिंग कहलाती है। तो इस प्रकार के प्रोसेस जो संभवतः आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में भारत को जरूरत पड़ेगी, अभी बहुत बड़े पैमाने पर उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये चीजें करी जा रही है। तो पहला चीज तो ये कि भारत का लक्ष्य है स्पेस स्टेशन का निर्माण करना। अगली बात कही जा रही मजबूत, अपनी इस स्थिति को मजबूत करने के क्षेत्र में, वह है स्वदेशी उपग्रह के माध्यम से तारामंडल को सुसज्जित करना। दरअसल ये आप ये कह सकते हो कि ये बातें कही जा रही, तारामंडल को सुसज्जित करने का आशय ये होता है कि आप बहुत ज्यादा सैटेलाइट को ये कर रहे हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी सरकार के, माफ कीजिएगा, हमारी जो एजेंसी है इनका जो प्रयास है वो इंडिजिनस है, यानी स्वदेशी तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना है। अभी बहुत कड़वा सच है कि हमारे देश में कुल मिलाकर के तकरीबन प्राइवेट अगर कंपनीज की हम बात करें तो 30 ऐसे कंपनीज हैं जो इंडिजिनस है, भारतीय कंपनी। 30 ऐसे भारतीय कंपनी हैं जो जो हमारा जो स्पेस सेक्टर है उसमें कार्यरत है, उसमें काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जब आप विदेशी कंपनियों को भी आगे मैं बताऊंगा कि जैसे स्काई रूट स्पेस एक्स है, पिक्सल है जो विदेशी कंपनी है,
स्पेस सेक्टर का महारत हासिल उनको है, एक तरीके से वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र में कार्यरत है। पहला, तो अभी मैं ये बात करना चाह रहा कि स्वदेशी उपग्रह से तारामंडल को एक तरीके से सजाने का मतलब ये हुआ कि हम हर दिन हर घंटे एक तरीके से, है ना, एक नया सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा हम इस बात को कवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब बहुत बड़ा कुछ ऐसा होता है तब कहीं वो न्यूज में आती है। जैसे चंद्रयान की बात कर ले, अभी हाल ही में एक वो क्या था, वो लॉन्च हुआ, उसको हम लोग ने देखा। तो जो बड़े बड़े सैटेलाइट होते हैं, बड़ी बड़ी जो एक तरीके से लक्ष्य होती है, उसको तो हम लोग कवर करते हैं, उसको मीडिया कवर कर दिए, टाइमलाइन में आती है। लेकिन जो छोटे छोटे उपग्रह हैं जिसके माध्यम से न जाने कितने ही दैनिक जीवन की जो समस्याएं उनको हल करने के लिए किया जा रहा है, वो हर दिन हर सप्ताह वो छोड़े जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हम अपने भारतीय जिसको कहते हैं इंडिजिनस जो तकनीक है उस पर आधारित चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मैं आगे बताऊंगा कि जिस तरीके से PSLV, GSLV और एक SSLV होता है, शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, उसमें भारत ने जिस प्रकार से स्वदेशी तौर पे व्यवस्थाएं स्थापित करा है, जिस प्रकार से उसमें इन तमाम क्षेत्रों में लीड लिया है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो अंतरिक्ष सेक्टर है उसका एक आधार को मजबूत बनाता है। क्योंकि सबसे पहली चीज ये होती है, मान लिया आपको गति करना, मान लिया आपको दौड़ना है, तो दौड़ने के क्रम में सबसे पहली बात तो ये कि आपकी जो शारीरिक क्रिया ये है, दरअसल पैर वगैरह ठीक हो, कहते हैं ना, हालांकि मैं अपने शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा। तो जो बुनियादी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को अगर आप पुख्ता तरीके से मजबूत करेंगे तो निसंदेह आपकी जो शुरुआत है वो बेहतर होगी। उसी क्रम में ये बातें कही जा रही कि वर्तमान दौर में हमारी शुरुआत दरअसल स्पेस में जाने के साथ साथ कहीं ना कहीं स्पेस में जाने के क्रम में जो चुनौतियां हैं, लॉन्च व्हीकल आदि, उनको बेहतर करने का दरअसल एक उपाय होना चाहिए, और हमने बहुत बेहतर तरीके से प्रयोग करा है मजबूती से। इसमें ये कहे तो बड़े बड़े जो समस्याएं उनको समाधान में लाया। PSLV, GSLV, SSLV मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में आगे। बहरहाल, तो ये बातें कही जा रही कि स्वदेशी उपग्रह के माध्यम से हम ये चीज कर रहे हैं। दूसरी बात इसमें ये कही जा रही कि जैसे अभी आपने देखा, जैसे अभी आपने GPS का प्रयोग करते हैं, निसंदेह जितने भी मैपिंग अभी नेविगेशन वगैरह है GPS के माध्यम से होता है। भारत का अपना एक नाविक भी है, आपको पता होगा, जिसके माध्यम से चीजों को लोकेट किया जाता है। हालांकि बहुत बड़े पैमाने पे नाविक का प्रयोग अभी संभव नहीं हो पाया, हालांकि संभव है लेकिन उस तरीके से स्वीकारता नहीं है। आने वाले दिनों में ये चीजें बेहतर होंगी। तो नाविक का इतने बड़े पैमाने पे स्वीकारता होना, आपको पता होगा 1500 किलोमीटर के आसपास भारत की जो एक चीजें हैं, भारत के जो आउटर लाइन है वहां से 1500 किलोमीटर की जो रेंज बनती है, उस रेंज में नाविक का एक तरीके से ये है, और ये भारत के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आज जो हम पाकिस्तान में कौन सी जगह कहाँ क्या क्या कैसे कैसे है, ये कैसे हम लोग कर पा रहे हैं। 60 का दशक याद कीजिए, जब पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, जब चाइना के साथ युद्ध हो रहा था, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था, तो जब भारत ने GPS का एक तरीके से ये मांगा लोकेशन मदद के तौर पे, तो अमेरिका ने देने से इनकार कर दिया था। यकीन मानिए, अगर आज हम अपने देश के तमाम सिक्योरिटी को ऑनलाइन के माध्यम से विजिलेंस कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो नाविक है उसके बल होते एक तरीके से। तो ये बातें रही। अगली बात कही जा रही है जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये क्षेत्र है, अंतरिक्ष क्षेत्र है, वो मजबूती की ओर बढ़ रहा। वो बात है वैश्विक प्रक्षेपण सेवाओं का विस्तार। वैश्विक प्रक्षेपण सेवाओं का विस्तार करने का मतलब ये हुआ कि कॉमर्शियल यूज ऑफ, मतलब क्या कह सकते हैं प्रक्षेपण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, खैर मैं भूल गया। प्रक्षेपण दरअसल छोड़ना होता है, अब जो भी इसको कहते लॉन्च, लॉन्च। तो विशेष तौर पे भारत जो है वो सस्ते, जैसे आपने कई दफा देखा होगा, जो छोटे छोटे देश है जिनको ऐसा लगता है कि हमारा भी जो सैटेलाइट है वो दरअसल अंतरिक्ष में होना चाहिए, लेकिन उनके पास पहुंचाने के लिए, उनके पास उस सैटेलाइट को एक गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए लॉन्च व्हीकल नहीं है, और जो है वो पर्याप्त नहीं है। तो इस लिहाज से भारत जो है बहुत एक उभरता हुआ, आज हम ये बात कर लें कि तकरीबन मोर देन 100 कंट्रीज हमारे इस क्षेत्र से, जो ये क्षेत्र है हमारा उपग्रह क्या नाम है, अंतरिक्ष क्षेत्र, इससे लोग जुड़े हुए हैं, लोग इन द सेंस देश जुड़ा हुआ है। तो इतनी बड़ी मात्रा में देश के जुड़े होने का सिर्फ इसलिए नहीं है कि भारत ये है, आई मीन सस्ता वाला ये है ना। हालांकि इस पे एक बहुत बड़े आर्टिकल भी आया था कि क्या जुगाड़ के माध्यम से भारत बहुत आगे जा सकता है, और ये बहुत ही सेंसिटिव तो नहीं कह सकते, बट हाँ आंख खोलने वाला एक आर्टिकल था। मैं लेटर आई विल डिस्कस अबाउट दिस, बट अभी ये देखना है, अभी ये समझने का प्रयास करना है कि जो विश्व में नए नए प्रकार के छोटे छोटे सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं उसमें भारत अग्रणी है। क्योंकि अगर कोई अमेरिका, मान लीजिए मुझे किसी वस्तु को पहुंचाना है, जैसे आपने देखा होगा उबर है, ओला है, रैपिडो है, किसी एक वस्तु को, मान लीजिए हमारे पास ये है कोई वस्तु है, इसको मतलब ये कैट है एक तरीके से, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान से पहुंचाना है।
एक व्यक्ति है जो 100 रुपए लेता है, दूसरा व्यक्ति है जो 200 रुपए लेता है, एक ऐसा व्यक्ति है जो 75 और 70 रुपए के आसपास लेता है। तो निस्संदेह मैं 75 और 70 रुपए वाले के पास जाऊंगा। भारत कुछ ऐसा ही है। भारत जो है दरअसल 75 रुपए में करता है, अमेरिका 200 रुपए में करता है, और चाइना जो है दरअसल जो ये चीजें हैं वो भारत से ज्यादा करता है। आप ही इसको यूं माने। तो निस्संदेह इतना किफायती होने के कारण भारत में जो एक तरीके से ये व्यवस्था है वो व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रही है। जो पहुंचाने का खर्च है, जिसको लॉन्च व्हीकल कहते हैं, पीएसएलवी आपको पता होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोक्राइन जीएसएलवी का जियोकॉर्निक लॉन्च व्हीकल, ऐसा है मतलब कि भूतलीय और फिर ये पोलर ध्रुवीय हिंदी उसका ये होता है। बहरहाल तो ये बातें कही जा रही है। एक बात और जो संभवतः आपको समझ में आना चाहिए साथियों, जैसे एक नाम आपने सुना होगा एसएसएलवी, शॉर्ट लॉन्च व्हीकल, है ना, शॉर्ट स्पेस लॉन्च व्हीकल पूरा होगा उसका। इसमें जैसे आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जहां स्पेस संबंधी जो क्रियाविधि है, साइंस का जो एक क्षेत्र है दरअसल, उसको ये करा जाता है। आप आई मीन एक्सपेरिमेंट की बात कर ले, है ना, आदि आदि। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या उनके पास इतनी शक्ति है कि अपने इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो बड़े बड़े पीएसएलवी और जीएसएलवी उसका प्रयोग कर सके? तो मुझे ऐसा लगता नहीं। मान लीजिए मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए किसी 5 केजी 10 केजी मान लो आप 1000 केजी के आसपास इस चीजों को दी 1000 केजी इसको ऊपर दरअसल पहुंचाना है। अगर आप किसी 5 केजी मतलब वस्तु को एक पूरे ट्रेन के साथ पहुंचाएंगे तो निस्संदेह आप कहेंगे ये क्या मतलब है, ये तो आपके संसाधन की बर्बादी है, आपको कोई अल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए। तो कुछ उसी प्रकार से बातें यहाँ कही जाती है कि जो विश्वविद्यालय हेतु ये चीजें होती है जो छोड़ी जाती है, उसके लिए कम से कम ऐसे तकनीक की आवश्यकता है जो कम से कम पैसों में हो सके, और इसके लिए भारत ने खुद जो एसएसएलवी है उसको डेवलप किया है। तो इस प्रकार से अन्य देशों में भी जो विश्वविद्यालय आधारित कार्यक्रम होते हैं जिसके माध्यम से रिसर्च और डेवलपमेंट करा जाता है, उसमें भी एसएसएलवी का प्रयोग किया जाता है, जो कि भारत द्वारा स्वनिर्मित है। और ये इस प्रकार से अगर आप छोटे लेवल पे जो तकनीक का प्रयोग करेंगे, तकनीक को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो जो एक क्षेत्र है आपका रिसर्च और डेवलपमेंट का, वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगा। निस्संदेह मैं ऐसा कई दफा आपको कहा है कि रिसर्च और डेवलपमेंट को इख्तियार करने के लिए पहले आपको एक वातावरण चाहिए, आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रम में भारत इस क्षेत्र में अभी तो फिलहाल आप कह सकते हैं बेहतर स्थिति में है। हालांकि इतना बेहतर स्थिति में भी नहीं है कि हम ऐसे दरअसल स्वतंत्र तरीके से निष्पक्ष मतलब ये हो जाए चुप बैठ जाए, नहीं, अभी और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। बहरहाल तो ये बातें हैं। हालांकि ये बात भी कही जाती है कि हमारे देश में 2025 चल रहा है, 5 साल बाद 2031 के आसपास अकेले हमारे इस बाजार में यानी कि स्पेस अंतरिक्ष क्षेत्र में $14 बिलियन का कैपिटलाइजेशन होगा। $14 बिलियन, आप इस बात को समझे। और ये कोई छोटी मोटी राशि नहीं है उस देश के लिए जिस देश में तकरीबन 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उस देश में जहां साक्षरता दर अत्यधिक नहीं है, उस देश में जहां लैंगिक असमानता जो दरअसल अत्यधिक बताई जाती है, उस देश में जहां आज भी करोड़ों लोग अपने थाली के लिए आई मीन जद्दोजहद करते हैं, थाली इन द सेंस भोजन के लिए। तो इस देश में इतनी बड़ी एक तरीके से कैपिटलाइजेशन होना कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा कंट्रास्ट क्रिएट करता है। हालांकि ये कंट्रास्ट एक सेंस में सही भी है कि एक तरफ आपकी स्थिति ऐसी है कि आप प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी महत्वाकांक्षा इतना बेहतर है कि आप हुसैन बोल्ट की तरह आगे दौड़कर जाना चाह रहे हैं। तो ये एक समस्याएं हैं। 14 बिलियन आप इसको ध्यान रखेंगे, आपको कहीं सब्सटेंस करने के लिए बेहतर होगा। अगली बात कही जा रही है अंतरिक्ष स्टार्टअप। अंतरिक्ष स्टार्टअप दरअसल हम ये चीज देखने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान में अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने क्या क्या किया जिसके माध्यम से भारत की मजबूती जो है वो स्थापित हो रही। हमने कई बातों को दरअसल ये बातें एक्सप्लेन में लाया। अगली बात कही जा रही है कि वर्तमान दौर में भारत सरकार के द्वारा जिस तरीके से स्टार्टअप की दुनिया में, माफ कीजिएगा, इस क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ाने का जो प्रयास किया गया, निस्संदेह इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अभी फिलहाल तो उतना नहीं, क्योंकि आपको पता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय जो इंडिजिनस प्रकार के जो ये है कंपनी है वो तकरीबन 30 के आसपास है। कुल मिलाकर के 40 ऐसे कंपनीज है जो हमारे देश में इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो बड़े मात्रा में 40 कंपनियों का हमारे देश के इस क्षेत्र को यूं कहें तो फायदा पहुंचाना, आई मीन मदद करना कहीं ना कहीं आपके अर्थव्यवस्था के लिए भी सही है और रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी सही है। तो अंततः ये चीजें संभवतः कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा प्रयास किया गया और इसके जो प्रतिफल है वो दिखने मतलब प्रतिफल देखने को मिल रहे हैं। एक बात और, पिक्सल और स्काईरूट आप ध्यान में रखिएगा, ये 2 बहुत बड़े जॉइंट कंपनी हैं जो हमारे देश के इस व्यवस्था में जुड़े हुए हैं और इसका लाभ भारत को मिलेगा। साथ ही साथ भविष्य में आने वाले
जो भी नए नए हमारी योजनाएं हैं उस योजनाओं में प्रत्यक्ष रूप से इसकी भागीदारी देखने को मिल सकती है। यदि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तब। तो ये कुछ बातें हैं। अगली बात कही जा रही है अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां। अभी जो एग्जिम फोटो दरअसल ये रहा, जिसके माध्यम से आपको पता होगा अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है ना, और ये दरअसल ये भी एक तरीके से स्पेस स्टेशन में जो कुछ आप जो भी कह लें, आप स्टडी कह ले, रिसर्च और डेवलपमेंट कह ले, जो भी है उनको करने के लिए भेज रहा था। क्योंकि इनका भी एक प्रयास ये है कि हम भी वहाँ एक स्पेस स्टेशन बनाए और उसके लिए ये चीजें जरूरी है। बहरहाल तो अभी यहाँ नहीं जाना है, तो कुल मिलाकर ये समझने का प्रयास करना है कि आज के दौर में जो जिस प्रकार से भारत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां बना रहा अन्य यूरोपीय, माफ कीजिएगा, अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ, जिसके माध्यम से एक मैं आगे बात बताता हूँ। निसार एक ये हुआ, नासा और ईएसए यानी कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने मिलकर के निसार एक सैटेलाइट लॉन्च करा। उस सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद दरअसल बात ये कही जाती है कि आने वाले दिनों में जो ये है जलवायु परिवर्तन को जो हम कहते हैं ना रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पाना, ये संभव हो पाएगा। आज क्या होता है, आज अगर आपको पता रहे, आज ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है कि हम 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 6 महीने पहले ये बता पाए कि मान लीजिए अभी ये चल रहा जून चल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए जितेश जी, आपको भी मेरी तरफ से नमस्कार। संभवतः आप थोड़े से विलंब से आए, कोई बात नहीं। तो हम ये कह रहा था कि जो आज ये होती है, क्या मैं कह रहा था, हाँ, कि जो जलवायु प्रोडक्शन होता है, मान ली मैं आपको कह दूं कि अभी जून चल रहा और जून से 6 महीने जोड़ो तो तकरीबन दिसंबर के आसपास होगा। तो अगर अभी ये चीज को प्रेडिक्ट करा जाए कि दिसंबर के आज ही के दिन, आज की तारीख है 27 से 27 जून है, तो 27 दिसंबर को 5:24 में कितनी बारिश होगी, संभवतः ये भी बहुत मतलब नामुमकिन प्रकार का है। लेकिन निसार को ये लॉन्च हो जाने के बाद, जो कि नासा और यूरोपीय एजेंसी के द्वारा ये करा गया है, उसके बाद आप ये चीजें संभवतः कुछ हद तक ये कर पाएंगे। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि वर्तमान दौर में समस्याएं विशेष तौर पे एग्रीकल्चर में क्यों है। अगर आप इसे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के एक एग्रीकल्चर खंड से जोड़कर देखना चाहेंगे, तो जो सूखा की स्थिति आती है, जो बाढ़ की स्थिति आती है, जो अत्यधिक वर्षा की स्थिति आती है, जो अनियमित वर्षा की स्थिति आती है, जिसके वजह से हमारा जो कृषि सेक्टर है वो बहुत बुरे तरीके से प्रभावित होता है। और ये प्रभावित होने के पीछे का कारण यही है कि हमें पता ही नहीं होता कब बारिश आएगा, कब तूफान आएगा, कब सूखा आएगा, आदि आदि आदि। तो निसार के प्रक्षेपण के बाद, निसार योजना के सफलतापूर्वक अगर हो जाता है, तो निसंदेह दुनिया के अन्य देशों में, हालांकि ये अमेरिका के द्वारा ये चीजें करेगी, लेकिन भारत ने भी स्पेशली अपने इंडिजिनस तौर पे बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसके माध्यम से ये चीजें ये कर पाएगी। हालांकि मैं आगे बताऊंगा, शायद मैं लिखा भी नहीं, हाँ मैं लिखा हूँ, भुवन जियो पोर्टल है ना, जो कि भारत सरकार के द्वारा ही, माफ कीजिएगा, भारत के द्वारा ये करा गया है, जिसके माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग करी जाएगी। मैं इसके शुरुआती में मैंने बात करा था जितेश जी, मैंने उसके बारे में बताया शुरुआत में जब मैं आया, तो मैं उसके बारे में गगनयान क्या है और फिर हमारे क्या लक्ष्य है, वर्तमान में हम कहाँ हैं, किस स्थिति के पास हैं, है ना। वही जो अभी क्या नाम है, शुभांशु शुक्ला जी के शुरुआत में इसी से करा था। तो आप अगर थोड़ा सा पीछे देख लेंगे तो ये चीजें होंगी। हालांकि मैं आपको ये थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं तो ये कि भारत का दरअसल 2031 तक हमारे देश का अपना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो, ये हमारा महत्वाकांक्षा है। और इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सरकार बार बार मैं सरकार बोल रहा हूँ, हमारी जो दरअसल ये इसरो है वो बहुत तेज गति से काम कर रही है। और इसी के क्रम में जो हमारे शुभांशु शुक्ला जी हैं वो गए हैं, है ना। हालांकि ये बात कहना कि सिर्फ उसके लिए ये सही नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में जो भारत अभी तक एक भी मानव युक्त जो अभियान है वो नहीं भेजा है ना। तो पहली बार मानव जो शुक्रयान के माध्यम से ये चीजें करी जाएगी और फिर हमारे तरफ से भारत के जो स्पेस एजेंसी है उसके माध्यम से दरअसल ये छोड़ा जाएगा। मैंने थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली बताया आपको, शुरुआत में मैंने इसके बारे में बात करा था। अगर और कोई स्पेसिफिक मतलब कहीं सेक्टर हो तो आप बताएं, मैं निसंदेह उसे आपके समक्ष रखूंगा। बहरहाल
तो मैं ये कह रहा था साथियों कि क्यों हमारे लिए जरूरी हो जाता है, सॉरी मैं ये कह रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां, दरअसल हम जितेश जी ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान दौर में जो भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र है वो कैसे मजबूत हो रहा, इन द सेंस कि हमने क्या क्या ऐसा बनाया, क्या क्या ऐसी स्थिति को इख्तियार किया जिसके माध्यम से ये कह सकते हैं कि हाँ हमने अपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया। तो उसी क्रम में हमने कई पॉइंट को देखा। अगली बात कही जा रही है अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां, और इसके क्रम में जैसा कि ये बहुत बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है कि जो अभी अमेरिका की जो ये प्राइवेट कंपनी है जिसके माध्यम से एक्सियोम दरअसल ये हुआ, ये भी इसी का प्रतिफल है कि हम वैश्विक परिदृश्य में अपने जो हमारे महत्वाकांक्षा है उस महत्वाकांक्षा में कौन सा देश, कौन सा स्पेस, कौन सी एजेंसी कितना लाभ देगी, कैसे लाभ देगी, उसको हम दरअसल नजर बनाए हुए हैं। और इसी का परिणाम है, ऐसा बताया जाता है कि 550 करोड़ के आसपास ये दरअसल पैसे दिए गए और इनका काम वहां जाना है, फिर कुछ रिसर्च स्टडी करके वापस आना है। तो खैर ये है। अगली बात कही जा रही है चंद्र मिशन की सफलता। कहते हैं 4 चांद लगा देना, जब कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो, कोई एक ऐसा आपका अभियान हो जो संभवतः बहुत ज्यादा आपको पता होगा, ये मतलब इसके पीछे न जाने कितनी ही मतलब बेलन बेलने पड़े, रोटी बेलन बेलना, मतलब जो भी संभवतः एक कहावत होता है ना, वो ज्यादा बेलन बेलना। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा कि बहुत ज्यादा संघर्ष की स्थिति रही इस अभियान को दरअसल पूरे तरीके से परिपक्व करने में। गगनयान चंद्रयान के ऊपर चंद्र मिशन की सफलता के बाद एक बात मैं आपको बता दूं कि भारत की जो एक तरीके से स्पेस एजेंसी है वो तकरीबन आने वाले 50 सालों में कहाँ होगी, आई मीन इसकी स्थिति कितनी बेहतर होगी, इसको दरअसल स्पष्ट कर दिया है कि निसंदेह हम आने वाले दिनों में टॉप 3 टॉप 5 में तो जरूर रहने वाले हैं। हालांकि महज इतना कहकर के आगे बढ़ जाना कि टॉप 3 टॉप 5 में रहने वाले हैं ये अधूरा होगा। इसके लिए बहुत ज्यादा आपको प्रयास करने होंगे, बहुत ज्यादा जो एक संस्थागत प्रयास है उसको भी बेहतर करना होगा। जो एक तरीके से आपकी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित तरीके से बढ़ रही है उसको व्यवस्थित करने की जरूरत होगी। जो एक तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है आपके स्पेस सेक्टर में उसको बेहतर करना होगा। जो एफडीआई की स्थिति बेहतर नहीं है उसको बेहतर करने के लिए अन्य नियमावली को लाना होगा जिसके माध्यम से ज्यादा एफडीआई, ज्यादा से ज्यादा प्रत्यक्ष निवेश है, और फिर रिसर्च और डेवलपमेंट के तौर पे आप इंडिजिनस प्रकार से, इंडिजिनस आधार पे आप आगे बढ़ पाए। सॉरी तो ये बातें रही। शुक्रयान मिशन की बात मैंने शुरुआत में कहा ही कि अगर शुक्रयान मिशन के माध्यम से हम अपनी बुलंदी की ओर पहुंचते हैं, आई मीन अपनी सफलता प्राप्त करते हैं इस क्षेत्र में, तो आने वाले दिनों में जितना ज्यादा हमें सफलता मिला चंद्रयान मिशन से उससे कहीं ज्यादा वहां मिलेगा उसके माध्यम से। बहरहाल अगली आई मीन नेक्स्ट और लास्ट बातें कही जा रही है कि जहां हमने कुछ प्राप्त किया जिसके माध्यम से कह सकते हैं अपने आप को कि हाँ वी डिड समथिंग जो बहुत ज्यादा जरूरी था हमारे देश के लिए, हमारे इस व्यवस्था के लिए। अगली बात कही जा रही है सामाजिक आर्थिक लाभ हेतु अंतरिक्ष का प्रयोग। एक सवाल मैं डेट बताने से बचूंगा, संभवतः 2016 या 2017 के मेंस में पूछा गया था या 18 के आसपास, यही 2-3 साल में रहा होगा कि शब्दावली जो भी रहा हो, भाव मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी के मेंस में पूछा गया कि एक तरफ हमारे देश में करोड़ों रुपए का जो दरअसल अरबों रुपए दरअसल ये अंतरिक्ष में निवेश किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ वही देश है जहां 80 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो भुखमरी के शिकार है, माफ कीजिएगा गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो क्या एक देश में ऐसा कॉन्ट्रास्ट बनना क्या सही है? इससे सामाजिक परिप्रेक्ष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक परिदृश्य से इसकी स्थिति क्या होगी, समस्याएं क्या होगी, इन तमाम पहलुओं को सुलझाने के लिए इस पर एक सवाल आया था। तो वही कहा जा रहा, हालांकि इस बात को मैंने भी कई दफा, निसंदेह पीवाईक्यू है तो जब भी आपका नजर जाता है आपको उसके बारे में आप सोचते हैं तो मजबूर हो जाते हैं। तो एक बात ये भी कही जाती है कि ना सिर्फ हम अपने मतलब कि 10 साल 20 साल 50 साल बाद के भविष्य को सिक्योर करने के लिए जो अंतरिक्ष क्षेत्र है उसको विस्तृत किया है, बल्कि आम जनमानस के लिए वर्तमान दौर में जो सुविधाएं होनी चाहिए उसके लिए भी सरकार ने, माफ कीजिएगा जो हमारी मैं बार बार सरकार बोल दे रहा हूँ, दरअसल बोलना चाहिए कि इसरो ने प्रयास किए हैं वो ये चीजें बेहतर है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप बात अगर करना चाहें तो किसान के लिए, जलवायु के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, शहरीकरण के ऊपर जो एक तरीके से निगरानी होती है उसको ये करने के लिए, इन तमाम क्षेत्रों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए जो कहीं ना कहीं गवर्नेंस का एक कोर है उसको बेहतर करने के लिए भी इसरो ने ये चीजें करी है। जैसे इसी के क्रम में ये बातें कही जाती है कि जो जलवायु की बात आता है जिसमें भुवन जियो पोर्टल आप ध्यान में रखिएगा, ये संभवतः पूछा जा सकता है, हालांकि बहुत पुराना हो गया अब क्या ही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अपनी जानकारी के लिए ताकि आप बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाए। इसमें ये बातें कही गई है जियो पोर्टल में कि जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है वेदर का वो हो पाएगा, और आप यकीन
अभी परेशान करना होता है कीड़े को मुझे। यकीन मानिए जिस दिन ये व्यवस्थाएं बेहतर हो जाएगी कि आप 6 महीने पहले, 6 महीने नहीं तो कम से कम 3 महीने 4 महीने पहले अगर आप अपने जलवायु को रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पाने में सक्षम हो गए, निस्संदेह किसी भी देश के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा ये चीजें होंगी। आज आप देखते हो आईसीसी, बीसीसीआई, आईपीएल जो भी बड़े बड़े टूर्नामेंट कराती है, इनफैक्ट आप फीफा की भी बात कर ले, अगर आप जैसे जोड़ रहे हैं तो उनके द्वारा भी जो बहुत ज्यादा ये कराया जाता है, जिसमें अंततः कई दफा आपने देखा होगा कि बारिश के माध्यम से, है ना, वर्षा के कारण दरअसल वो चीजें धुल जाती है। हालांकि फुटबॉल में चूंकि वो अंडर ये चीजें होती है ना, फुटबॉल में तो एक स्कोप होता है कि आप वो क्या कहते हो ग्राउंड पे लग जाता है बारिश वगैरह से, तो समस्या कम होती है। लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं फिलहाल है। ऑस्ट्रेलिया में एकमात्र ऐसा ये है स्टेडियम जिसको कहते हैं इंडोर स्टेडियम। तो बहरहाल तो वही कहा जा रहा है कि हम जो ये प्रयास है जलवायु को कंट्रोल करने के लिए, रियल टाइम वेदर कास्टिंग को, वेदर मॉनिटरिंग करने के लिए, अगर ऐसा हो पाया तो आपको मैं बताता हूँ, भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे जो मजबूत क्षेत्र है जिसके माध्यम से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, सॉरी बहुत आसान है, वो है कृषि अर्थव्यवस्था। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपकी इकोनॉमी को तकरीबन डबल डिजिट के ट्रिलियन में, आई मीन डबल डिजिट में ले जाना है, तो निस्संदेह आपको कृषि पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। क्योंकि कई दफा ये बातें देखी गई है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, कई दफा अपवाद स्वरूप निकल कर आती है। विश्व के अन्य अर्थव्यवस्था को आप देखेंगे तो पहली बार में ये पता चलेगा कि पहला विकास दरअसल प्राइमरी सेक्टर में हुआ, फिर सेकेंडरी सेक्टर में हुआ, फिर टर्सरी सेक्टर में हुआ, फिर एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे बढ़ता चला गया। 5वीं तक होती है अगर आप बड़े पैमाने पे देखेंगे तो। ऐसे सामान्य तौर पर 3 सेक्टर को बांटा जाता है, क्वाड्रेंट और फिर इस तरीके से बहरहाल। तो लेकिन भारत में प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा विकसित ना होने के कारण, बहुत ज्यादा विकसित ना होते हुए भी टर्सरी सेक्टर का बहुत ज्यादा विकसित हो जाना, इस बात को कहा जाता है कि भारत एक अपवाद स्वरूप देश है। लेकिन अगर इस अपवाद को वाकई में आप भुनाना चाहते हैं, वाकई में इस चीज को अगर आप सत्यापित करना चाहते हैं कि हम व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़े, तो कृषि सेक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। और आज कृषि सेक्टर में सबसे बड़ी भूमिका है, सबसे बड़ी जो चुनौती है, समस्या है, वो है अनियमित वर्षा का, वो है दरअसल तूफान आदि का, वो है दरअसल अत्यधिक वर्षा का। मतलब मैं किसान हूँ, मेरे पास ऐसे ही आपको पता ही होगा कि हमारे देश में तकरीबन 82% ऐसे किसान हैं जिनके पास 4 हेक्टेयर से कम भूमि है। और छोटे किसान के पास अगर इतनी कम भूमि होगी और ऊपर से अगर बारिश के कारण उनकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाते हैं, तूफान के कारण उनका जो दरअसल ये चीजें हो जाती है, सूखा के कारण अगर ये बर्बाद हो जाता है, तो उनके समक्ष ये समस्या नहीं होती है कि उनको बेचना है। दरअसल वो कृषि इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका घर जो है, उनका पेट है वो एक तरीके से भरा जा सके। तो ये समस्याएं दरअसल बहुत बड़े पैमाने पे हो जाती है। बड़े बड़े किसान तो चलिए उनके सरकार के लिए, आई मीन सरकार उनको बहुत बड़े पैमाने पे ये चीज कर देती है, मदद कर देती है। आज भी जब आप सरकार की तरफ मिलने वाले मदद को देखेंगे तो इसमें 100 रुपए में 70 रुपए उन किसानों को मिलता है जो दरअसल बड़े बड़े किसान हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक बहुत ज्यादा है, उनकी एक तरीके से जो कहते हैं ना नेताओं से, हालांकि वही बात हुई, उनकी एक तरीके से रीच इतनी बेहतर है कि वो न चाहते हुए भी, है ना, वो प्राप्त कर लेंगे। लेकिन छोटे किसान जिनको ये नहीं पता कि ब्लॉक में जाकर मैं करूंगा क्या, उनको ये नहीं पता कि सरकार उनके लिए पैसे दे भी रही है या नहीं, तो ये दरअसल वंचन की स्थिति में हो जाते हैं। और ये मैं अपनी बातें नहीं कह रहा, आर्टिकल में बहुत विस्तार से एक इकोनॉमिस्ट है, बहुत प्यारा नाम है, भूल रहा, उन्होंने बहुत मतलब कि विस्तार से बताया था। तो वही कहा जा रहा है कि अगर हम इन तमाम समस्याओं को समाधान करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग करना होगा। सीधे लफ्जों में ये कहें कि 2 महीने पहले, 3 महीने पहले अगर पता चल जाए कि बारिश नहीं होगा, अगर पता चल जाए कि तूफान होगा, तो सरकार, जो किसान है वो काफी हद तक बच सकते हैं, काफी हद तक जो उनकी जो एक तरीके से बर्बादी होगी उनको बचाया जा सकता है। और फिर इस तरीके से जो डेवलपमेंट है वो आगे बढ़ेगी। क्योंकि डेवलपमेंट इकोनॉमी में ना एक कड़ी के तौर पे होता है। अगर आप एक कड़ी को जहां अगर ये ब्रेक करे तो फिर उसका प्रभाव आगे फिर आगे फिर आगे फिर प्रभाव बढ़ता जाता है, चाहे नेगेटिव प्रभाव हो चाहे पॉजिटिव प्रभाव हो। अगर एक साल आप ऋण में दरअसल ये चीज हो गए, आई मीन बहुत ज्यादा ऋणग्रस्त हो गया, आपकी फसल बर्बाद हो गई, तो उसका प्रकोप अगले पे पड़ेगा, फिर उसका प्रकोप अगले पे पड़ेगा। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला बन जाती है और अंततः आप उस श्रृंखला के इर्द गिर्द ही नाचते रहते हैं और फिर घूमते रहते हैं और फिर बहुत ज्यादा विकास हो पाना मुश्किल, नामुमकिन सा हो जाता है। तो इस समस्या के लिए दरअसल आपको कहीं ना कहीं रियल टाइम मॉनिटरिंग है तो इस प्रकार की जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च करने की आवश्यकता है। ये बातें ये कुछ प्रयास रहे साथियों जिसके माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया कि क्या हमने किया जिसके माध्यम से ये कहा जा सके कि हमारी जो अंतरिक्ष दरअसल शक्ति है वो स्थापित हुई है। आइए कुछ अब चुनौतियां भी हैं, उन चुनौती को
चलिए उससे पहले देखने का प्रयास करते हैं कि भारत के अंतरिक्ष संबंधी मुद्दे। भारत के अंतरिक्ष संबंधी मुद्दे, इसमें सबसे पहली बात कही गई बजट, सीमित बजट। मैंने कई दफा आपको कहा छात्रों कि जहां भी तकनीकी संबंधी कोई बात आती है, हालांकि वैसे तो अर्थव्यवस्था का कोई भी सेक्टर हो, बिना बजट का बहुत ही मुश्किल हो पाता आगे बढ़ पाना, लेकिन विशेष तौर पे जहां तकनीकी, जैसे कि आप अंतरिक्ष सेक्टर की बात कर लें, ये तकनीकी आधारित चीजें हैं और यहाँ है ना, मतलब कि तुक्के से चीजें नहीं होती। यहाँ आपको रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ ये चीजें करनी होती है। अगर आप तुक्के से करेंगे तो निस्संदेह आपका, मतलब फिर आप सोच भी नहीं सकते ऐसा, है ना, कि तुक्के से चलिए हम जो है वो PSLV बना लेते हैं, GSLV बना देते हैं, सैटेलाइट बना देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बहरहाल तो मैं ये कहना चाह रहा कि आज भी हमारे देश में जो बजट है वो बहुत ज्यादा सीमित है। इसको आप यूँ समझे कि आपके GDP का 0.04%, 0.04%, तकरीबन 2 अरब डॉलर के आसपास आता है ना। मतलब आप इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए आप लगाते हो। अमेरिका 0.28% अपने GDP का लगाता है, लेकिन उसका तकरीबन 25 अरब डॉलर रिसर्च और डेवलपमेंट में उन्होंने वो खर्च करता। आप यकीन मानिए आपसे तकरीबन 50 गुना ज्यादा तकनीकी रूप से सक्षम है अमेरिका, तब भी वो आपसे तकरीबन 20 से 25 गुना, 25 तो नहीं, 2 और 25 यानी कि 13 गुना ज्यादा वो रिसर्च और डेवलपमेंट पे लगा रहा। तो वही बातें कही जा रही है कि चुनौती में सबसे पहली बात है कि हमारे पास सीमित बजट नहीं है। हालांकि इसके लिए क्या किया जाए जिससे कि बजट भी है, रिसर्च और डेवलपमेंट भी आगे बढ़े, मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल ये समझना है कि जो संबंधित मुद्दे हैं, जो चुनौती है, चुनौती में पहली बात क्या, सीमित बजट। अगली बात कही जा रही है तकनीकी क्षेत्र में वैश्विक एजेंसियों पर निर्भरता, और इसको मैं एक एग्जांपल से बताऊं, संभवतः अगर आप शुरू से जुड़े होंगे तो सुन लिया होगा। जब चंद्रयान मिशन अपनी क्रियाविधि के अंतिम चरण में था, जहां आप देख पा रहे थे कि अब यहाँ पहुंचा, वहां पहुंचा, मतलब जो रियल टाइम मॉनिटरिंग डेटा थी, वो दरअसल यूरोपीय स्पेस जो है ना, स्पेस एजेंसी, उसके माध्यम से ये चीजें डेटा प्रोवाइड कराई जा रही थी। आज भी हमारे देश में जो भी सैटेलाइट वगैरह ये होती है, उसमें तकरीबन जो तकनीकी क्या कहते हैं उसको, जो मदद है वो बाहरी कंपनियों के द्वारा, बाहरी एजेंसी के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के द्वारा करा जाता है। तो आज भी हालांकि ये बात कहना कि हम अपने जो प्रयास है उस प्रयास में बहुत पीछे रहे, बिल्कुल भी नहीं। भारत में जिस गति से आगे बढ़ा है और जिस प्रकार से नए नए तकनीक का इजाद किया, निस्संदेह हमारे पास इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि उस पोटेंशियल के माध्यम से हम जो अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता उसको कम करेंगे, और ये देखा भी गया है। विशेष तौर पे विगत ये 2015 के बाद की अगर स्थिति देखें तो स्थिति बहुत बहुत बेहतर हुई है, ये मैं कहना चाह रहा। तो ये बातें कही जा रही है। दूसरी बात इसमें कही जा रही साथियों, क्षमता अगर आप जोड़ना चाहें तो सेंसर की बात कही जाती है, जो प्रणोदक जो होता है ना, एक तरीके से रिपल्सन, दरअसल उसको ये कहते हैं शायद अंग्रेजी में। तो प्रणोदक की बात हो, सेंसर की बात हो, दूसरी सबसे बड़ी बात सेमीकंडक्टर की बात हो, इन तमाम जो मटेरियल है, जो तकनीक है, विशेष तौर पे इन चीजों पे बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनी है उसके ऊपर निर्भर है। जब बात सेमीकंडक्टर की आती है तो इसके बारे में हमने कई दफा बात करा है साथियों कि अगर चूंकि जो व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था है, आने वाले दशकों में किसी भी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में आप बात करें तो ये तकनीकी आधारित व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था आगे होने वाली है। और जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, विशेष तौर पे तकनीक के संबंध में, तो आपका जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तभी बेहतर हो पाएगा जब सेमीकंडक्टर की जो भरपाई है वो पूरी तरीके से हो पाएगी। जैसे कहते हैं ना, आपके, मैंने कई दफा इस बात को जिक्र करा है कि आपके शरीर की जो इकाई है वो कोशिका है। अगर कोशिका ना हो तो निस्संदेह आप ये कह सकते हो कि आपके शरीर की जो क्रियात्मक जो भी चीजें उसका इमेजिन कर पाना मुश्किल है, नामुमकिन है। उसी प्रकार से अगर आप अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, विशेष तौर पे जो ये अंतरिक्ष क्षेत्र है, उसको अगर आगे बढ़ाना चाहेंगे तो निस्संदेह सेमीकंडक्टर की स्थिति, सेमीकंडक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित करना अत्यंत ही आवश्यक है, जो कि सरकार लगी हुई है। आने वाले दिनों, मैंने कई दफा आपको कहा भी है कि 2026 के आसपास तकरीबन हम 1.5 लाख करोड़ के आसपास की जो एक कैपिटलाइजेशन है सेमीकंडक्टर का, वो करेंगे। ताइवान की बहुत सारी कंपनी, माफ कीजिएगा, ताइवान के साथ हमने ये करा है। फिर नीचे क्या नाम है, भूल गया मैं, अर्जेंटीना नहीं, चिली है ना, उसके साथ भी हमने ये चीजें करी है। तो
इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए जा रहे हैं, विशेष तौर पर सेमीकंडक्टर को लेकर, ताकि जो व्यवस्थाएं हैं आपूर्ति श्रृंखला उसमें इसकी स्थिति भरपूर मजबूत हो सके। अगली बात कही जा रही है विनियामक और नीतिगत अंतराल। विनियामक कहने का हुआ रेगुलेशन, नीति इन द सेंस पॉलिसी। आपकी पॉलिसी इस तरीके से आती है कि इम्प्लीमेंट करना, आपने पॉलिसी कुछ लाया लेकिन उस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के तौर मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन करने वक्त समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो संभवतः बाधित होता है, और अंततः बहुत सारे लाइसेंसिंग आदि की व्यवस्थाएं होती है जिसकी वजह से एफडीआई आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो विनियामक और नीतिगत अंतराल की एक बहुत बड़ी चुनौती है। निजी क्षेत्र को अगर आप पर्याप्त भागीदारी में लाना चाहते हैं और उसके माध्यम से अपनी व्यवस्थाओं को एफडीआई के माध्यम से अगर मैं ये कहूँ तो आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो निसंदेह आपको जो नियमावली है, जो कानून है, उसको बेहतर करने की आवश्यकता है। अगली समस्या, अगली जो चुनौती है वो है अंतरिक्ष मलबा, और इसको बहुत ज्यादा अभी ये कहें तो सीरियस में नहीं लिया जा रहा, पर निसंदेह आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी समस्या उभर कर आएगी। अंतरिक्ष मलबा कहने का मतलब ये कि जैसे आपको पता है तकरीबन 25 से 30 साल तक एक सैटेलाइट का ये चीजें होती है, जीवन काल होता है। जैसे हमारे देश में भी मनुष्य का भारतीयों का दरअसल 74 साल ये है स्त्री का, और 71 साल तकरीबन पुरुषों का, है ना। उसी प्रकार से सैटेलाइट का तकरीबन 25 से 30 साल तक है। उसके बाद वो एक तरीके से ना कचरा हो जाता है, लेकिन चूंकि हर दिन, हर घंटे, हर सप्ताह सैकड़ों की संख्या में छोड़े जा रहे सैटेलाइट, तो निसंदेह हर चीज का एक अपनी सीमित होती है। तो अगर आप पृथ्वी के जो लो ऑर्बिट है, एलईओ है ना, लो अर्थ ऑर्बिट, उसमें अगर बहुत ज्यादा सैटेलाइट जो काम की नीचे, चलो कोई बात नहीं, वो उसको मॉनिटरिंग किया जा रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट हैं जो काम ना कर रहे, तो लोग उसको मॉनिटरिंग भी नहीं करते, उसकी लोकेशन को भी दरअसल ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर वो मात्रा बढ़ती रही तो फिर बहुत ज्यादा कार्बन, इसके एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है कि अंतरिक्ष कचरा, मैं शब्द भूल गया, निसंदेह मुझे ध्यान में रहना चाहता। बहरहाल, तो अंतरिक्ष मलबा भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगली बात कही जा रही है प्रतिभा पलायन और मानव पूंजी की कमी। प्रतिभा पलायन एवं मानव पूंजी की कमी, ये तमाम चीजें दरअसल फिर से वहीं आकर जुड़ता है कि आपको रिसर्च और डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है, लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कुशल कामगार, कुशल वर्कफोर्स की आवश्यकता होगी। चूंकि ये सिर्फ फावड़ा चलाने वाली बात तो है नहीं, फिजिकल बहुत ज्यादा करने की वो बात तो नहीं कि आप तुरंत उसको स्किलफुल बना देंगे। इसके लिए आपको घंटों नहीं, महीनों नहीं, वर्षों की दरअसल एक है ना मतलब काम करने की आवश्यकता होती है। और हमारे देश में ऐसा देखा गया, हालांकि अभी तो बहुत कम ऐसा हो गया है, लेकिन आप 2000 कोरोना काल के पहले से देखें तो जितना ज्यादा जो वो कहता है ब्रेन ड्रेन थ्योरी जो आपने पढ़ा होगा, वो चीजें थी। तो प्रतिभा पलायन को रोका जाए और कहीं ना कहीं मानव पूंजी जो हमारे देश से बाहर जा रहा है उसको रोका जाए, और ऐसा होगा तभी संभव हो पाएगा कि हम अपने देश में विशेष तौर पर इंडिजिनस आधारित जो विकास है उसको हम देख पाएंगे। अगली बात कही जा रही साथियों, अपर्याप्त वैश्विक बाजार हिस्सेदारी। और मैंने कई बार आपको कहा कि अगर आप अपने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, तो आपकी जो ये प्रतिशतता है, जो भागीदारी है वैश्विक अर्थव्यवस्था के तौर पे, वो नहीं बन पाएगा। मैंने अभी बताया कि 2 से 3% ही जो वैश्विक भागीदारी है वो है, और ये पर्याप्त नहीं है। आप पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा, उस पोटेंशियल के ऊपर काम करने की आवश्यकता है ताकि आप बहुत बेहतर जो है वो स्थिति पा सके। और इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि फंड का स्थापना करें, उसके बाद आपको एक तरीके से जो निर्भरता है दूसरे देश पे उसको कम करें। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हमारी ये चीजें हैं, जो ब्रेन ड्रेन थ्योरी है, जो कुशल पेशेवर वर्कर हैं वो जो बाहर जा रहे हैं उसको अपने देश में रोकने की आवश्यकता है। फिर हमने ये बताया कि जो नियमावली है एक तरीके से जिसे कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसको बेहतर करने की आवश्यकता है ताकि प्राइवेट प्लेयर आपके इस क्षेत्र में आकर के निवेश करे, रिसर्च और डेवलपमेंट करे और स्थिति बेहतर हो। तो ये कुछ दरअसल ये चीजें थी। चुनौती के अगर में एक और बात कही जाती है साथियों, कोई मानव युक्त मिशन नहीं। फिलहाल हमने इस प्रयास में लगे हुए हैं कि हम कैसे अपने मानव को मानव युक्त मिशन को दरअसल ये भेजे। गगनयान आपने देखा होगा, सुना होगा। एक समस्या ये भी है कि इतने बड़े देश, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी हमने आज तक कितना मतलब ये मानव युक्त क्यों नहीं भेज पाए, इसके पीछे का वजह मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल समस्या के तौर पर यह समझना है कि अभी तक बहुत ज्यादा
उन्नत तरीके से अपनी जो मिशन होनी चाहिए वो नहीं भेज पाए, और जो भेजे भी उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं उनका सहयोग रहा। अगली बात कही जा रही, जो संभवतः आप इसको पॉलिटिकल से भी जोड़कर देख सकते हो, वह भू राजनीतिक एवं सामरिक चुनौतियां। विशेष तौर पे इसमें जो सबसे ज्यादा चुनौती के रूप में उभर कर आ रहा वह है चाइना, क्योंकि आप किसी भी प्रकार का निगरानी तंत्र स्थापित करेंगे तो निसंदेह, मान लीजिए मैंने यहाँ सीसीटीवी लगाया है, तो सीसीटीवी तो ऐसा नहीं है कि आपके जो घर की दीवार है उसी दीवार तक वो दरअसल कवरेज करेगा। अगर घर के बाहर की चीजें जो भी ये कवरेज कर ली जाएगी, तो संभवतः ये कई बार ये आरोप लगाया जाता है कि चाइना की तरफ से बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट स्थापित करेंगे जिसका श्रेय यही है, जिसका लक्ष्य ये है कि भारत के ऊपर निगरानी रखा जा सके। जासूसी पर्सपेक्टिव से ये चीजें लगाई गई, तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये तो चुनौती चलिए भावनात्मक स्तर पे है, लेकिन रियल में भी तकनीकी के प्रयास में भी, तकनीकी के स्तर में भी चीन हमसे बहुत आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ये तमाम चीजें तभी संभव हो पा रही है चाइना के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जिसके माध्यम से चीजों को आगे बढ़ाया है वो बहुत बेहतर किया है, और भारत अभी उसी बेहतर करने के क्रम में जूझ रहा। तो समस्याएं अभी है और समय लगेगा, लेकिन निसंदेह हम भी अब अपने इस व्यवस्था को बेहतर कर पाएंगे। तो ये देखो चुनौतियां। आइए जाते जाते कुछ और बातें समझ लेते हैं कि अंतरिक्ष शक्ति को प्रबल बनाने हेतु क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। तमाम चुनौतियां हैं, तमाम जो एक तरीके से मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं के बावजूद भी क्या किया जाए जिससे कि हम अपने इस स्थिति को, अंतरिक्ष क्षेत्र को बेहतर स्थिति में ले जा पाए। तो सबसे पहले हमने चुनौती के क्रम में क्या बात कहा था, बजट की कमी। तो सबसे मतलब फायदे के क्या किया जाए जिससे प्रबल हो, स्थिति बेहतर हो। तो सबसे पहले ये बात होगी कि आप अपने बजट को बढ़ाएं। आप अपने बजट को बढ़ाने के लिए बहुत सी बातें कर सकते हैं, बहुत से प्रयास कर सकते हैं, जिसमें आप एफडीआई की बात करेंगे, जिसमें आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करेंगे, जिसमें मैं आगे बताऊंगा सॉवरेन बोर्ड एक तरीके से होता है, उसको जारी करने की बात करेंगे। तो किसी भी प्रकार से आपका लक्ष्य होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बजट दरअसल ये इसमें आए, फंड हो, क्योंकि पैसे होंगे तभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तभी रिसर्च और डेवलपमेंट होगा, और तभी अंततः चीजें आगे बढ़ पाएंगी। तो ये चीजें रही। दूसरी बात इसमें कही जा रही, एक बात और इसमें कही गई थी साथ में जो मुझे ध्यान में है, भारतीय अंतरिक्ष कोष की स्थापना करना। जैसे आपने देखा होगा कि जो एनडीआरएफ जो चीजें होती है, आपदा प्रबंधन है ना, जो आपदा कोष है, मान लीजिए अभी किसी प्रकार की समस्याएं होती है तो 500 करोड़ दरअसल प्रधानमंत्री आपदा कोष में रहता है, जो त्वरित आपको ये चीजें दी जाएंगी। उसी प्रकार से ये कहा जा रहा है कि अभी मान ली जाए जैसे शुक्रयान की बात करी जा रही है, शुक्रयान के लिए XYZ रुपीज अलॉट किए गए होंगे। क्या गारंटी है कि XYZ रुपीज में वो चीजें पूरे तरीके से हो ही जाएंगी? संभावना है कि ज्यादा पैसा लगे, ये भी हो सकता है कि पहले प्रयास में वो विफल हो जाए। तो आपके पास कुछ बैकअप ऐसी होनी चाहिए, विशेष तौर पे बजट के आधार पे, कि हाँ मान लीजिए इस बार नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, आपके लिए बैकअप के लिए पैसे हैं, उस पैसे से उस राशि से आप पुनः प्रयास कर सकते हैं, जिसके माध्यम से जो टाइम लाइन है वो ज्यादा नहीं जा पाएगा, और जो समस्या है वो ज्यादा आपको दरअसल ये चीज नहीं कर पाएगी। तो वही कहा जा रहा कि भारत में एक तरीके से अंतरिक्ष कोष की स्थापना करने की आवश्यकता है, जिससे कि एक तरीके से बैकअप बन सके, कुल मिलाकर के पैसे बेहतर हो, ये बातें कही जा रही। काफी लंबा सवाल आपने करा है जितेश, पर फिर भी मैं पढ़ूंगा। भैया घूंघट प्रथा सही है या नहीं? राजस्थान के जो रिमोट एरिया में फॉलो होती है। बिल्कुल, मैं राजस्थान के, अच्छा झुंझुनू से आप हो, और बहुत बुरा लगता है जब हमारी भाभी हमसे घूंघट करती है। अच्छा सही है, अगर आपके पास पावर हो तो आप बदलना चाहेंगे? देखिए ये एक तरीके से आपका सवाल जो है ना वो सोशल पर्सपेक्टिव से है, और इस सवाल को मैं इस तरीके से बताना चाहूंगा, जैसे एक कभी घटना घटी है, शायद आप इससे वाकिफ होंगे कि जो इटावा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, इटावा में कोई यादव कम्युनिटी के थे, वो दरअसल भागवत या किसी प्रकार की कथा कर रहे थे, और उनके यादव होने की जब जानकारी पता चली तो फिर उनके साथ बदसलूकी किया गया। हालांकि इस बदसलूकी और मुंडन, चलिए मुंडन तक तो ठीक था, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी बात कही जा रही कि एक जो ब्राह्मण महिला थी उनके मूत्र से उनका दरअसल ये करा गया। तो इन प्रकार की जो समस्याएं हैं, निसंदेह जो हार्मोनी है ना उसको ब्रेक करता है। बिल्कुल हाँ, ये 2-3 दिन हो गए इस न्यूज को लेकर के। तो ये एक मेरा ऐसा मानना है जितेश जी कि चाहे
गीता की बात हो, चाहे महाभारत की बात हो, चाहे पुराण की बात हो, चाहे जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं जिसके माध्यम से हम अपने धर्म को एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, उन तमाम धर्मावलंबियों के जो वक्तव्य हैं, उस वक्तव्य का ओवरऑल अगर आप चीजें देखना चाहें तो हमारी जो भी अगर मैं ये कहूँ करक्स, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है एक तरीके से कि हम बहुत ज्यादा ये हूँ एंटी इन द सेंस, एक शब्द इसके लिए प्रयुक्त होता है प्रोग्रेसिव, है ना, प्रगतिशीलता। और सबसे खूबसूरत चीज हमारे हिंदुत्व की ये है कि हम प्रगतिशील हैं। प्रगतिशील कहने का आशय ये हुआ कि समय के साथ हम बदलाव स्वतः रूप में कर लेते हैं, तभी ये संभव है कि हम हजारों हजार साल से उसी स्वरूप को आज तक हम बनाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब भी जरूरत पड़ी सामाजिक पर्सपेक्टिव के अनुसार हमने अपने आप को बदलता चला गया और उस अनुरूप बदला जिसके अनुरूप से हम आगे बेहतर कर सकते हैं। इसी क्रम में आपके अगर इस प्रथा को मैं बताऊं तो जो प्रथा है, अगर मैं जानता हूं मेरी ये प्रथा है, ये प्रथा थोपी नहीं जानी चाहिए, है ना। ये प्रथा स्वीकार, अगर मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी अगर चाहती है कि मैं प्रथा करूं, मैं घूंघट में रहूं, तो उसे मतलब उन्हें रोका भी नहीं जाना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा, मतलब वो अपने प्रथा को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हो, इस बात की उनको सुनिश्चित करी जानी चाहिए। बशर्ते इस बात को कहते हुए, इस बात को संज्ञान में लेते हुए कि अगर वो जब भी चाहे तो ना करे, जब भी चाहे तो करे। तो स्वतंत्रता सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी दरअसल प्रथाओं को हम पालन करने के संदर्भ में बात करें तो मेरा जवाब ये रहा कि अगर मैं होता तो निसंदेह उनको एक तरीके से स्वतंत्र तरीके से रखता कि अगर आप चाहें तो ले। क्योंकि आज आप देख पा रहे होंगे जितेश जी कि आज भी हमारी बहुत सारी ऐसी माँ जो हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, जो परंपराओं को इस तरीके से अपने दिल में बसाई हुई है कि वो छोड़ना नहीं चाहती। तो अगर आप उनको छोड़ने को बाधित करेंगे तो वो भी गलत है, उनको पालन करने को मजबूर करेंगे वो भी गलत है। क्योंकि संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम स्वतंत्र तरीके से चीजों को इख्तियार करें, बशर्ते हमारी स्वतंत्रता में किसी की स्वतंत्रता बाधित ना हो। तो ये विचार के साथ हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उनको जो भी करे वो स्वतंत्र तरीके से हो, ना कि उनको उनके ऊपर तरह ये प्रेशर के थ्रू कराया जाए। तो दिस वाज योर आई थिंक आंसर। तो ये अंतरिक्ष कोष की स्थापना हमने बात कर ली। आइए अगली बात, दरअसल हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं साथियों कि अंतरिक्ष शक्ति को प्रबल करने के क्रम में कौन कौन से उपाय अपनाए जाने चाहिए। उस उपाय के क्रम में पहली बात कही गई कि कोष को जो विशेष तौर पर आप ये कह ले तो जो आवंटन है, बजट आवंटन है, उसको बढ़ाया जाए। हालांकि मैंने अभी आपको कहा कि जो ये क्षेत्र है इसमें 0.04% ही बजट का हिस्सा दरअसल होता है, तो इसको बढ़ाए जाने की बात कही जाती है। और कब बढ़ाया जाएगा ये तो दरअसल सरकार ही बताएगी। बहरहाल अगली बात कही जा रही पीपीपी को बढ़ावा देना, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। निसंदेह मैंने कई दफा आपको कहा है कि जो भी विश्व की बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, जैसे आप अमेरिका की बात कर लो, नासा है ना, फिर आप जाक्सा की बात कर लो जापान की, भी चाइना की बात कर लो, फिर यूरोपीय एजेंसी की, जो ये तमाम चीजों में जो बहुत बड़ी बड़ी चीज हुई है, इसमें जो सबसे ज्यादा भूमिका रहा है वो दरअसल प्राइवेट प्लेयर का ही रहा है। अभी आप देख ले इलोन मस्क की जो कंपनी है ना, स्पेसएक्स, जो रिलॉन्च व्हीकल की बात हुई उसमें उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा, क्योंकि उनकी कंपनी ने ही जो रिलॉन्च व्हीकल है पुनः प्रयोज्य दरअसल ये चीजें व्हीकल उसको इख्तियार किया। भैया प्रधानमंत्री का तो कोई भी अच्छा, ये आपका मैं ये कहूंगा कि इस प्रकार के सवालों से हाँ, आप एज अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम मतलब इस तमाम प्रकरण को इस संदर्भ में समझने का प्रयास करें कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होगा, गवर्निंग में क्या इम्पैक्ट होगा। बस इतनी जानकारी लेकर आगे बढ़े, बाकी क्यों रखा नहीं रखा ये चीजें चलती रहती है। लेकिन फिर भी मैं क्या ही जवाब दूं इसका, लेकिन फिर भी अगर मेरे से कोई सवाल पूछे तो निसंदेह कुछ ना कुछ जवाब तो बनता है। लेकिन मैं फिर एक बार पढ़ूं तो प्रधानमंत्री जो पीएम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उनका क्यों रखा गया, आपका ये कहना है। आप ना और हम ना बहुत अबुध बालक हैं इन द सेंस ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। जब आप एक पुस्तक थी ना, ये क्या नाम है, हाल ही में मैं बहुत ज्यादा पूरा तो नहीं पढ़ा, पीडीएफ के फॉर्म में आई थी, जयशंकर के द्वारा, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, जो ये हैं फॉरेन मिनिस्टर,
उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, नाम मैं भूल रहा, पीडीएफ मेरे पास है, मैं आप कहोगे तो मैं शेयर कर दूंगा। उसमें तमाम बातों को बताई गई है। उन्हीं के बातों जहां तक मैं कुछ थोड़ा सा पढ़ा, उसमें ये समझ कर मतलब ये बातें समझ में आई कि वर्तमान दौर में जो हमारी भारतीय राजनीति है उसको समझ पाना आप यकीन मानिए अत्यंत ही बहुत ही दुर्लभ है। आई मीन है ना, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन प्रेमा फेसी में जिस तरीके से बातें बताई जाती है और हम मतलब अबोध बालक की तरह जिस उसी बात को स्वीकार कर लेते हैं निसंदेह, इससे एक बहुत बड़ी जो संविधान की सवाल उठाने का जो हक है उसको हम लोग ये कर रहे हैं। दरअसल सीधे तौर पर ये कहें तो हम जिस कहते हैं ना हमारे पास ये है, मान लीजिए हमारे पास बहुत ही बेहतर परमाणु बम है, गन है, वगैरह वगैरह तमाम चीजें हैं, लेकिन हम उसको चलाना ही नहीं जानते, तो क्या उन तमाम चीजों का प्रयोग कर पाएंगे? नहीं। अब इसको मैं एक और लहजे में बताता हूँ। लोकतंत्र एक बहुत बड़ा बेहतर उपकरण है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन इस लोकतंत्र के रूप में जो प्रकरण हमारे समक्ष हैं, उस प्रकरण को हम दरअसल यूज करना ही नहीं चाहते, सॉरी यूज करना ही नहीं आता, सवाल उठाना ही नहीं आता, है ना। आप अगर सवाल उठाओगे, जैसे मुझे आज भी ध्यान में, जब ग्रामीण परिवेश में आप जाकर इस प्रकार के सवाल करते हो कि ये है वगैरह वगैरह, तो निसंदेह वो ये करते क्या कह रहा है, ये सरकार को ऐसे बोलेगा। मैं भले ही हो सके इन तमाम जो भी चीजें हैं मैं अपने छोटे से शब्दों में आपको समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन आज भी अगर एक शब्द में ये कहें तो जिस राजनीतिक परिदृश्य में हम सभी पल बढ़ रहे उसके समक्ष सवाल उठाना हम दरअसल हम सीखे ही नहीं अभी तक। तो ये चीजें, चूंकि ये बातें इसलिए कही जा रही थी कि कहते हैं ना हाथी का दांत खाने का और कुछ दिखाने का, और उसी प्रकार से हमारी भारतीय राजनीति भी है। जो भी बातें कही जाती है, जो भी बातें दिखाई जाती है, उसमें तकरीबन काफी ये होता है। और इन चीजों को पारदर्शी तरीके से देख पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप कहीं ना कहीं आप अपने जो ये चीजें हैं, है ना, संवैधानिक जो एक तरीके से क्रक्स है उसके तराजू पर ही चीजों को देख पाए। हालांकि ये बात मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन कई दफा मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो पाता है, क्योंकि आदर्शवादी बातें कहना इट्स वेरी इजी, है ना, लेकिन उन तमाम बातों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके सही मार्गदर्शन आई मीन सही दिशा में जा पाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो व्हाई इट्स हालांकि इसका और भी बहुत बेहतर तरीके से जवाब दिया जा सकता था। यदि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं होता तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी या यूं कह ले तो अगर प्रभावित होता तो निसंदेह मैं बेहतर तरीके से बता सकता था। बहरहाल जैसा कि मैंने आपको कहा, आप एक आईएएस एस्पिरेंट हो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, निसंदेह इन तमाम जो ये सवाल है आपके समक्ष आएंगे। उलझने के बजाय आपको कुछ चीजों को जानकर आगे बढ़ना है। बहरहाल तो आई होप ये कर पाएंगे। तो दरअसल अब ये समझ रहे थे साथियों कि आंतरिक शक्ति को अगर प्रबल करना है तो इसके लिए क्या क्या उपाय करे जाए। इसमें सबसे पहले बात हमने सीमित जो हमारी बजट आवंटन है उसको बढ़ाने की बात कही। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपी के माध्यम से व्यवस्थाएं बेहतर करा जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को क्यों ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है? क्योंकि मैंने कई दफा आपको कहा है कि अगर सरकार भी उसमें है और पब्लिक प्राइवेट भी उसमें है, तो किसी भी प्रोग्राम को लेकर, किसी भी एक तरीके से मिशन को लेकर दो चीजें होती है, एक लाभ कमाना, दूसरा जन कल्याण हेतु काम करना। सरकार है तो निसंदेह वो जन कल्याण को ध्यान में रखेगी। अगर जो प्राइवेट प्लेयर वो कहीं ना कहीं लाभ को ये करेगी, इफिशियंसी पे ज्यादा ये कर पाएगी, तो एक तरीके से लाभ भी प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ेगा और दूसरे तरीके से जो वेलफेयर एक विचार है, जो जन कल्याण की भावना, वो भी प्रॉपर तरीके से सुसंगठित तरीके से आगे बढ़ पाएगी। इसलिए कहा जाता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज द बेस्ट आई वुड से ऑप्शन फॉर एनी काइंड ऑफ इकोनॉमी। अभी वर्तमान में ये चीज देखें तो ये चीजें हैं। और चूंकि मैंने कई दफा आपको भी कहा भी है कि जब आप प्राइवेट प्लेयर को स्पेस देते हैं तो वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम को करता है, तो चीजें बेहतर हो पाती है। बहुत बड़े बड़े पैमाने पे वो एफडीआई आपके मतलब क्षेत्र में आएगा, नई नई चीजें होंगी, फिर से वही बातें होगी जो हमने पीछे विस्तार से किया है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाया जाए, ये एक बेहतर उपाय हो सकता है जिसके माध्यम से हम अपने आंतरिक शक्ति को प्रबल तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अगली बात कही जा रही इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास। वही मैं कहा, ये चीजें ऊपर भी बताई जा सकती थी कि अगर आप इस तरीके से नए जो ये चीजें उनके साथ जोड़ेंगे तो स्वदेशी तौर पे व्यवस्थाएं बेहतर होगी, नया नया डेवलपमेंट होगा, फिर अंततः आप अपलिफ्टिंग की ओर आगे बढ़ पाएंगे। अगली बात कही जा रही व्यापक अंतरिक्ष अधिनियम की स्थापना। मैंने अभी आपको कहा कि हमारे देश में अभी अंतरिक्ष से संबंधित आई मीन इस व्यवस्था से संबंधित कोई भी विशेष कानून नहीं है जिसके माध्यम से ये चीजें करा जाए।
हालांकि अप्रत्यक्ष तरीके से जो लिंक्ड व्यवस्थाएं हैं उसके माध्यम से संचालित करी जा रही है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ड्रग बिजनेस के विरुद्ध है। और इसी का परिणाम है कि आज हमारे देश में ओपन होने के बावजूद भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी नहीं आई है। आप क्या नाम था, स्काई एरोस्पेस की बात कर ले, आप पिक्सल की बात कर ले, ये सब कुछ ऐसे बड़ी कंपनी जो है, लेकिन आज भी अंतर्राष्ट्रीय संधि इस तरीके से नहीं हो पा रहे हैं जिसके माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनी हमारे देश में आ सके। तो व्यवस्थित करने की जरूरत है, जिससे कि हम व्यवस्थित इन द सेंस कि आप ऐसे कानून लाएं जिसके माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़े, और दूसरी तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी है उसका भी एक तरीके से एक समन्वयता आपके एजेंसी के साथ हो सके, नासा इसरो के साथ हो सके, ताकि आप आगे बढ़ सके। अगली बात कही जा रही रिलॉन्च व्हीकल, यानी कि पुनः प्रयोज्य प्रकार के जो तकनीक है उसको विकास करना, उसको बढ़ावा देना, और ये बहुत जरूरी है साथियों। इसके ऊपर मैंने कई दफा बात भी करा है, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में ऐसे ही आपका पैसा कम है, आई मीन आवंटन जो धनराशि होती है बहुत कम होती है, और रिलॉन्च व्हीकल को मान लीजिए आप ये मान लें कि एक ट्रेन से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये चीजें करनी है, किसी भी प्रकार के वस्तु को आपको ये करना है। अगर आप एक वस्तु को रखे और ट्रेन वहां गया और दरअसल ट्रेन मतलब गुम हो गया, दोबारा आएगा ही नहीं, तो आपको ज्यादा खर्च लगता है। वही जो ये है स्पेस एक्स जो है, दरअसल इलोन मस्क की कंपनी, उन्होंने एक नया और भूचाल या यूं कह ले ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ा काम किया कि जो रिलॉन्च व्हीकल है उसको पूरा ये करना, मतलब ये कि जो ट्रेन आपको पहुंचाने जाएगी वो ट्रेन पुनः आ जाएगी, ताकि फिर से सामान रखकर आप ये चले जाएं। समस्या आपके सैटेलाइट बनाने में नहीं आती है साथियों, अगर आप माइन्यूट लेवल पे चीजों को समझते होंगे तो, और वो बहुत ज्यादा भारी भी नहीं होता, 1000 kg के आसपास, बहुत ज्यादा मैं कह दूं तो। लेकिन जो व्हीकल्स हैं जिसके माध्यम से छोड़े जाते हैं उसमें ज्यादा खर्च आता है, और कहीं ना कहीं उसको खर्च करने के क्रम में जो विगत ये विकास हुआ है वो निसंदेह इस व्यवस्था को ये करेगा। हालांकि भारत ने भी कई बार जो रिलॉन्च व्हीकल है उसका एक जो स्वदेशी प्रकरण है, आई मीन स्वदेशी उपकरण वो बनाया है, और इससे भारत की जो छवि है बेहतर हुई है, और निसंदेह आगे और बेहतर होगा। अगली बात कही जा रही अंतरिक्ष आधारित उद्यमशीलता, यानी कि नए नए स्टार्टअप का होना। अभी हमारे देश में बहुत ज्यादा अंतरिक्ष के सेक्टर में स्टार्टअप हो ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली है। अगर होती तो मात्र 30 कंपनियां क्यों होती भारत में, है ना। अगर भारत में स्टार्टअप की स्थिति बेहतर होती, विशेष तौर पे क्या नाम है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, तो और भी बड़े बड़े दरअसल ये कंपनी होती, तो समस्याएं विकराल है इस बात को लेकर कि आज हमारे देश में इस क्षेत्र में ऐसा वातावरण नहीं है जिसके माध्यम से बड़े बड़े कंपनी या भारत के लोग भी इसमें स्टार्टअप कर सके, नहीं है। और आपको ऐसा लग रहा होगा स्टार्टअप का मतलब ये नहीं होता कि हम चलिए अपना सैटेलाइट ये करें। स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में और भी बहुत सारे काम होते हैं, बड़ा बड़ा काम आप बड़े बड़े कंपनी से करा ले, छोटा मोटा जो एक तरीके से जो उपकरण है वो बनाने का काम छोटी कंपनी कर लेगी, और इसके मतलब इस तरीके से फिर एकमुलेशन के साथ, है ना, फिर आप आगे बढ़ पाओगे, जो कि फिलहाल अभी बहुत बड़ी एक चुनौती के क्रम में मतलब चुनौती बना हुआ है। तो ये थे विश्लेषण साथियों, मुझे उम्मीद है आप आज के सेशन से जरूर लाभान्वित होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वैसे एक सवाल किसी एक एस्पिरेंट का रहा था कि मैं अगर 2026 में मैं एक बार फिर से क्वेश्चन देख लूंगा, कमेंट में था, फिर मैं कल मतलब कल के आखिरी सेशन के आखिरी में मैं आपको बता दूंगा। अगर इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप बताएं। चलिए साथियों, मिलते हैं कल। आई थिंक चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। शुभ रात्रि आप सभी को।